Hello, dear friends and students. Welcome to WOW Education. Dear all, life is precious, so is your job and career also. A good start will always lead you to a good goal. So, keeping this in mind, here I have brought you the MCQ practice series based on NCRT books. You may or may not aware that maximum questions are framed from NCRT class 6 to 12 books. So, I am wishing you all the best for your all upcoming examination. Today we will practice set class 7 geography NCRT, and all the question which I picked for you, they all are important, and they come in all the competitive examinations. So let us start with lesson 1, that is related to environment. Question number 1 is what is biotic. Biotic का मतलब लाइफ होता है, तो लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, प्लांट्स में लाइफ होती है और एनिमल्स में तो लाइफ है ही, तो द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनको हम बायोटिक बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज अबायोटिक. बायोटिक का अपोजिट अबायोटिक होता है, तो जिनमें लाइफ नहीं होती है बट नेचुरल होते हैं, दे आर नोन एज अबायोटिक. द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक लैंड, स्टोन, they all are abiotic. What is environment? Environment means combination of natural and human made phenomena. हमारे रहने के जो प्लेस हैं उसके आसपास जो भी आपको एयर दिखाई देता है, लैंड दिखाई देता है, बिल्डिंग्स दिखाई देती है, रोड्स दिखाई देते हैं, उन सबको मिला के एक एनवायरनमेंट बनता है, एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. व्हाट इज एनवायरनर. एनवायरनर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है नेबरहुड, और इसी एनवायरनर वर्ड से एनवायरनमेंट वर्ड बना हुआ है. Question number next is what are various components of environment. As you can see in this picture, components of environment में एक होता है natural environment, जिसमें जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, जैसे वाटर है, एयर है, लैंड है, लिविंग थिंग्स है, इनको किसी ने भी क्रिएट नहीं किया है, ये नेचुरली हमारे अर्थ पे मिलते हैं, दे आर नोन एज नेचुरल एलिमेंट. नेक्स्ट है ह्यूमन मेड एलिमेंट्स, जैसे बिल्डिंग है, पार्क्स है, रोड्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, डैम्स हैं, जो ह्यूमन ने बनाए हैं वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं, बट दे आर नॉट नेचुरल, दे आर ह्यूमन मेड. नेक्स्ट है ह्यूमन. ह्यूमन खुद भी एक जो है एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, जैसे वो खुद है या फिर उसका नेबरहुड है या उसकी सोसाइटी है, तो उन सब को मिला के भी वी कॉल इट ह्यूमन. तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट 3 हो गए, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन. Next question is what is ecosystem. When all plants and animals and human depend on each other for survival, then this system is known as ecosystem. We cannot live all alone on this earth. हमको भी जो है किसी पे डिपेंड होना पड़ता है अपनी लाइफ को जो है पास ऑन करने के लिए. हम अपनी लाइफ जो हमारी होती है वो प्लांट्स पे डिपेंड होती है या फिर एनिमल के मीट पे, मटन पे डिपेंड होती है. तो सिमिलरली जो प्लांट्स होती है, प्लांट्स की लाइफ भी किसी और चीज़ पे डिपेंड होती है, और हम सारे के सारे जो वर्ल्ड के अंदर या फिर अर्थ के ऊपर जो रह रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी रीजन से डिपेंड है, और उसी सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोलते हैं. जैसे ये इस पिक्चर में दिखा रखा है, जो फ्रॉग है, फ्रॉग जो है वाटर के अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स, फिश पे या फिर बाकी जो छोटे बैक्टीरियाज हैं, जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहता है. तो दिस इज़ टुगेदर नोन एज इकोसिस्टम. When all plants, animals and human depend on each other for survival. Next question is what is barter system. Very easy question. It is a trade in which goods are exchanged without the use of money. Even in many places in India and in various part of the world, still this system is in trend, जिसमें क्या होता है, आप पैसा नहीं देते हैं बट किसी न किसी चीज़ के बदले में आप दूसरी चीज़ को जब क्रय करते हैं, परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं. Lesson number 2, inside our earth. Now let us understand the phenomena of our earth. What are the various layers of our earth? As you can see in this picture, the various layer of earth is crust, mantle and core. हम जौन से पोर्शन में रहते हैं, दिस जो आपको ब्लू कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये इतना सा जो थिक तो नहीं है, ये बहुत थिन है, तो ये जो है ये क्रस्ट बोला जाता है अर्थ का, और इसमें सॉयल है, और इसी में जो है ह्यूमन की जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो पॉसिबल है. क्रस्ट जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के अंदर का जो पूरा आपको डार्क रेड कलर का, मरून कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम मेंटल बोलते हैं. तो मेंटल के अंदर कोर होता है, कोर में एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है. तो क्रस्ट की जो विड्थ है दैट इज़ 35 किलोमीटर लैंड के ऊपर और 5 किलोमीटर ओशियन के ऊपर, यानी ओशियन में जो है 30 किलोमीटर तक जो है आपका वाटर हो सकता है, और उसके बाद जो है 5 किलोमीटर लैंड बेस है.
और जो क्रस्ट है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना रहता है, इसीलिए इसको सियाल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट मेंटल है, मेंटल की जो डेप्थ है दैट इज़ 2900 किलोमीटर, यू कैन मेक आउट फ्रॉम दिस डायग्राम ऑल्सो। एंड दिस मेंटल इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, और इसको कंबाइनली वी कॉल इट सीमा। उसके बाद जो कोर है, कोर की डेप्थ सबसे ज़्यादा है दैट इज़ 3500 किलोमीटर, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ निकल एंड फेरस, जिसको टुगेदर वी कॉल इट निफे। तो ऊपर वाला जो क्रस्ट है दैट इज़ मेड ऑफ सियाल, सियाल मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम, और जो मेंटल है, मेंटल इज़ मेड ऑफ सियाम, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम, और उसके बाद जो कोर है, कोर इज़ मेड ऑफ निफे, निफे मीन्स निकल एंड फेरस, फेरस मीन्स आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीपेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड इज, तो डीपेस्ट माइन है वो साउथ अफ्रीका में है, 4 किलोमीटर डीप है, और इसको ऑयल के लिए डग किया गया था। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने इसकी जो डेप्थ देख के, जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है, उस डेप्थ को देख के इसका फर्दर जो है इसका माइनिंग रोक दिया, बंद कर दिया गया है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट की वॉल्यूम क्या है, दैट इज़ ओनली 1% ऑफ टोटल वेट ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ का वेट 100% मानते हैं तो हमारे क्रस्ट का जो वेट है दैट इज़ ओनली 1%। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ मेंटल, मेंटल का जो वेट है दैट इज़ 84% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द अर्थ। एंड व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कोर, दैट इज़ 15% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। What is the radius of the earth? Radius of the earth is 6371 kilometer. What are rocks? Rocks क्या होते हैं? As you can see in this image, a natural mass of mineral that makes earth's crust. earth के crust के ऊपर आपको soil दिखते हैं या rocks दिखते हैं, और अगर आपको grass या trees दिख रही हैं तो trees के नीचे भी soil है और soil के नीचे stones है। तो stone के जो बहुत छोटे pebbles होते हैं, उन pebbles को और ज़्यादा बारीक कर दो तो वो soil बन जाते हैं, तो वही rocks भी हैं। रॉक्स और सॉइल के अंदर भी बड़े या छोटे जो क्वांटिटी में रॉक्स रहते ही रहते हैं, तो जो जिनमें कुछ मास होता है, मास का मतलब होता है वेट होता है, और मिनरल के बने होते हैं ये सॉइल के, रॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ आपको मिनरल्स मिलते हैं, और जिनसे अर्थ की पूरी क्रस्ट बनी हुई रहती है, दोज आर नोन एज रॉक्स। व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक, 3 प्रकार के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। वट इज़ मेंट बाय इग्नियस इन लैटिन, इग्नियस का मतलब है आग यानी फायर, इन लैटिन वर्ड है ये। वट इज़ मेंट बाय सेडिमेंट्री इन लैटिन, आपने देखा होगा बहुत सारे जो इंग्लिश के वर्ड हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर किसी भी चीज़ में, वो बहुत सारे या तो रोमन, लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हो रखे हैं। तो सेडिमेंट्री का मतलब होता है सेटल डाउन। वट इज़ मेंट बाय मेटामॉर्फिक इन ग्रीक, ये मेटामॉर्फिक वर्ड ग्रीक है, तो इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, जब आपका स्वरूप बदल जाता है तो उसको हम मेटामॉर्फिक बोलते हैं। व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो इंट्रूसिव रॉक्स हैं उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, और जो एक्सट्रूसिव है उसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट, और जो डेक्कन प्लेट्यूज में मिलते हैं। हाउ इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड, इग्नियस का मतलब आग था, अभी लैटिन लैंग्वेज में हमने पढ़ा था, तो इसका मतलब है देखो, व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड देन इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड। ये लावा है, ये वोल्केनो है, वोल्केनोज में आपको पता होना चाहिए लावा जो है अर्थ के क्रस्ट के ऊपर आ जाता है, और ये इतना ज़्यादा गर्म होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, बट बहुत महीनों बाद जो है ये ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, और एज सुन एज इट गेट्स कूल डाउन इट कन्वर्ट्स इनटू रॉक, तो ये बहुत सॉलिड स्टोन बन जाते हैं। तो अर्थ के बहुत सारे जो स्टोन्स हैं, जो क्रस्ट है, जो रॉक्स हैं, वो इग्नियस रॉक से ही बने हुए हैं। तो ये जो कूल हुआ जो मैग्मा है उससे जो रॉक्स बनते हैं उनको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, आग से बने हुए रॉक्स। What are sediments? When rocks roll down, they crack and break into small fragments, and they known as sediments. Sediments का मतलब होता है स्टोन के टुकड़े, बहुत बड़े बड़े पत्थर बहुत टाइम तक जो है, लंबे समय तक धूप के ऊपर और उसके ऊपर बारिश, हवा और बहुत सारे रीजन से जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ता है, जिन प्रेशर के कारण और बड़े वाले जो रॉक्स के बॉल्डर्स होते हैं वो टूट जाते हैं, और वो टूटे हुए हिस्से फर्दर जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो उन छोटे टुकड़ों को वी कॉल देम सेडिमेंट्स।
What are fossils? The remains of the dead plants and animals trapped in the rocks are called fossil. As you can see in this picture, हजारों करोड़ों साल पहले जो डेड एनिमल्स होते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ मिट्टी का एक लेयर चढ़ जाता है या फिर स्टोन का लेयर चढ़ जाता है और वो उसी के अंदर ट्रैप होके रह जाते हैं, दब के रह जाते हैं और लाखों करोड़ों साल बाद उनके हड्डियों का या फिर उनके पूरी बॉडी का फॉसिल बन जाता है। स्केलेटन जैसा जो शेप है, इट इज़ नोन एज फॉसिल. The remains of dead plants and animals trapped in the rocks are called fossils. Next question, what are sedimentary rocks? When small sediments का मतलब अभी हमने पढ़ा था, sediments का मतलब होता है स्टोन के पीसेस. जब बहुत छोटे छोटे स्टोन के पीसेस एक जगह से उड़ के दूसरी. So when the layers of small sediments they are deposited at one place by either wind or water, they are compressed. एक दूसरे के ऊपर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, उस प्रेशर के कारण वो हज़ारों मिलियन साल तक दबे रह जाते हैं और दबे रहने के कारण वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. एंड सच टाइप्स ऑफ रॉक्स आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स. इसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? हमने अभी पढ़ा था, ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फिक, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, अपना स्वरूप बदलना, रूप बदलना. सो व्हेन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स अपना जो फॉर्म चेंज कर देते हैं, अपने आप नहीं चेंज होता एक्चुअली किसी का भी फॉर्म, वो किसी न किसी मीडियम के जरिए होता है. जैसे इनके ऊपर ग्रेट हीट पड़ती रहती है बहुत सालों तक, या बहुत सालों तक उनके ऊपर प्रेशर पड़ता रहता है, तो अपना फॉर्म चेंज कर देते हैं और सेडिमेंट्री से वो मेटामॉर्फिक बन जाते हैं और ऐसे ही इग्नियस से भी मेटामॉर्फिक बन जाते हैं. स्लेट जब चेंज होता है, उसका फॉर्म चेंज होता है, तो वो मार्बल में चेंज हो जाता है. स्लेट आपने देखा होगा अगर कभी कभी, तो स्लेट बहुत ही सॉफ्ट रॉक होता है, बट जब वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत हार्ड रॉक बन जाता है. विच स्टोन इज यूज इन रेड फोर्ट? रेड फोर्ट में कौन से स्टोन्स का यूज हुआ है? इट इज रेड सैंडस्टोन. विच स्टोन इज यूज इन ताजमहल? वाइट मार्बल्स. वट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या है? नेचुरली अक्करिंग सब्सटेंसेज विथ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. एग्जाम्पल है कोल, गैस, पेट्रोल, आयरन, गोल्ड एट्सेट्रा. तो ये मिनरल के एग्जाम्पल हैं, ये नेचुरली हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं. इनको भी फिर अगेन आई एम टेलिंग यू कैन नॉट फॉर्म देम, ये नेचुरली ही हमको मिलते हैं और ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन में फॉर्म हो जाते हैं. इनको फॉर्म होने के लिए फिर से करोड़ों साल लगते हैं. इसीलिए गवर्नमेंट कीप्स ऑन सेइंग कि आप लोगों को गैस बचाना चाहिए, पेट्रोल बचाना चाहिए. लेसन नंबर 3, आवर चेंजिंग अर्थ. व्हाट आर लिथोस्फेरिक प्लेट्स? द अर्थ इज़ ब्रोकन इंटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स. आप देख सकते हैं, देखिए इसमें क्रैक्स हैं अर्थ में. ये ऊपर से तो नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि ऊपर से जो है अर्थ इज़ कवर्ड बाय सॉयल ऑल ओवर या वाटर, तो उसके ऊपर नहीं हमको क्रैक दिखाई देते. बट अर्थ जो जियोलॉजिस्ट हैं दे हैव स्टडीड द अर्थ का जो इंटीरियर है, उनको उन्होंने स्टडी किया है, तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि अर्थ के अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेट हैं. ऐसे प्लेट नहीं कि जिनमें हम खाना खाते हैं, उतने छोटे प्लेट नहीं. इनफैक्ट ये बहुत बड़े प्लेट हैं, इतने बड़े प्लेट हैं कि कभी कभी तो उन्होंने पूरा कॉन्टिनेंट ही कवर कर रखा है. जैसे एज यू कैन सी हियर, तो जो पूरा साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो पूरा एक प्लेट के अंदर है. तो सिमिलरली इंडिया को अगर हम छोड़ दें तो पूरा एशिया भी एक प्लेट के अंदर कवर हो रहा है और इंडियन कॉन्टिनेंट अलग से एक प्लेट के अंदर है. सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया एक अलग से प्लेट के अंदर है. तो इसका मतलब इस प्लेट के अंदर कोई मूवमेंट होता है तो ये पूरा एरिया अफेक्ट करेगा. और सिमिलरली अगर ये अफ्रीकन वाले प्लेट में कुछ अंदर मूवमेंट होती है तो ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर असर डालेगा. सो दीज आर द प्लेट्स विच आर देयर इनसाइड आवर अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ? अर्थ के कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं? फर्स्ट है एंडोजेनिक फोर्सेस, नेक्स्ट है एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक का मतलब नाम से पता चल रहा है जो अर्थ के इनसाइड में अकर होते हैं, उन फोर्सेस को वी कॉल देम एंडोजेनिक फोर्सेस. सिमिलरली अर्थ के ऊपर यानी अर्थ के क्रस्ट पे जितने भी फोर्सेस लगते हैं उनको हम एक्सोजेनिक, एक्स का मतलब आउट होना चाहिए. जब भी आप किसी मॉल में एंटर करते हो तो अंदर जाने के लिए एंट्री, बाहर जाने के लिए एग्जिट लिखा रहता है. तो सिमिलर दीज वर्ड्स आर ऑल्सो एंडोजेनिक. में कौन कौन से आते हैं? एक आता है सडन फोर्सेस, एक आता है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस. सडन फोर्सेस में जिनका आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं चल पाता. अर्थक्वेक आता है, कितने मर्जी आपके मशीन्स बन जाए, कितने मर्जी आपके क्या बोलते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट हो जाए, बट फिर भी जो है अर्थक्वेक को कोई भी उसको पहले ही बता नहीं पाता है. तो सच फोर्सेस आर नोन एज सडन फोर्सेस. सिमिलरली वॉल्केनो भी जो अगर फूटता है तो उसका भी पता नहीं चलता है, वो भी अचानक से ही फूटता है. लैंडस्लाइड जब आती है तो लैंडस्लाइड का भी किसी को अंदाज़ा नहीं रहता है. तो दीज 3 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सडन फोर्सेस. सिमिलरली डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में क्या है? बिल्डिंग माउंटेन्स.
नेक्स्ट है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस में इरोशनल और डिपोजनल जितने भी इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे रिवर के अंदर फ्लड आना, उसको हम देख सकते हैं, वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर होते हैं, है ना, इसीलिए हम उनको देख सकते हैं और उनसे थोड़ा सा हम लोग जो है वॉर्न भी हो सकते हैं और अपने आप को थोड़ा सेव कर सकते हैं। बट ये एंडोजेनिक फोर्सेस हैं जो अर्थ के अंदर के मूवमेंट से होते हैं, इसलिए इनका हमको पता नहीं चलता। ऐसे ही विंड आती है, लोगों को दिखता है, तो लोग क्या करते हैं, कभी कभी जो कोस्टल एरिया होता है वो खाली करके सेफ प्लेसेस पे पहुंच जाते हैं। सी में वेव्स आती है तो उस दिन क्या कर सकते हैं, बोटिंग करना या फिशिंग करना जो है रोक सकता है इंसान। ऐसे ही ग्लेशियर्स अगर मेल्ट होते हैं तो वो चीज़ भी अर्थ के ऊपर होने वाले ये सारे मूवमेंट्स हैं, इनको हम देख सकते हैं और इनसे हमको बचाव भी किया जा सकता है। What is volcano? It is a vent opening in the earth's crust from where molten magma erupts out. ये देख रहे हैं, ये वोल्केनिक माउंटेन है, तो इधर से जितना भी मैग्मा इरप्ट होता है अर्थ के ऊपर आता है, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर आता है, तो इस छोटे से हिस्से को जहाँ से ये अर्थ हमारी वीक होती है वहीं से मैग्मा पूरा फोर्स से निकल जाता है, इसको तो हम वेंट बोलते हैं। और जब बाहर निकलता है लिक्विड, इसको हम मैग्मा बोलते हैं। What is earthquake? When the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. इससे पहले जो हमने प्लेट्स के बारे में पढ़ा था, तो वो प्लेट हल्का सा भी मूवमेंट करती हैं, तो उस मूवमेंट के कारण अर्थ के ऊपर बहुत बड़ा फोर्स और बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, उसी फिनोमिना को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। और उस मूवमेंट के कारण अर्थ के सरफेस में, अर्थ के नीचे जो मूवमेंट होता है उसके कारण अर्थ के ऊपर वाइब्रेशन आती है ना, कंपन आती है। अब जब कभी आप बहुत एकदम टाइट वाले तार को हिलाते हो हल्के से, तो आपने देखा होगा कितने देर तक वो तार हिलता रहता है और उसकी वाइब्रेशन आपके कानों में महसूस होती रहती है। तो उतनी पतली तार का जब इतना तेज वाइब्रेशन हो सकता है, तो सोचो इतने बड़े बड़े प्लेट के हिलने से कितना ज़्यादा और कितना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होता है। तो उसी वाइब्रेशन के कारण हमारे अर्थ के ऊपर के जितने भी चीज़ें होती हैं वो शेक करने लग जाती हैं, हिलने लग जाती हैं वाइब्रेशन से। उसी फिनोमेना को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। वट इज़ फोकस? द प्लेस वेयर द वाइब्रेशन स्टार्ट्स। अर्थ के अंदर का हिस्सा है, देखिए जहाँ पर से जो है अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, उस एरिया को हम फोकस बोलते हैं। और ये हमेशा अर्थ के अंदर रहता है, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, वाइब्रेशन का जो है वो सेंटर पॉइंट है। वट इज़ एपिसेंटर? द प्लेस एबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। फोकस के बिल्कुल ऊपर का एरिया, बट वो कहाँ पर होना चाहिए, अर्थ के क्रस्ट में होना चाहिए, उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। तो जो एपिसेंटर होता है, यहाँ पर अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा फील किया जाता है, क्योंकि ये अर्थक्वेक का सेंटर है और सेंटर के आसपास ही अर्थक्वेक ज़्यादा फील किया जाता है। जितना आप सेंटर से दूर जाते रहते हैं, इसका मतलब उतनी ज़्यादा उसकी वाइब्रेशन कम होती जाती हैं और अर्थक्वेक का जो इफ़ेक्ट है वो भी कम होता जाता है। नेम 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। 3 प्रकार की कौन कौन सी अर्थक्वेक की वेव्स हैं? पी वेव्स हैं, ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स ट्रांसवर्स वेव, एंड एल वेव्स ऑल्सो नोन एज सरफेस वेव्स। Which machine is used to measure earthquake? That is seismograph. What is the scale used for measuring it? That is known as Richter scale. जैसे हम अपनी हाइट को नापते हैं मीटर में या फीट में, तो सिमिलरली अर्थक्वेक को नापने के लिए हम कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, उसको हम रिक्टर स्केल बोलते हैं। अगर रिक्टर स्केल पे 2 रीडिंग आ रखी है या 2 से कम है, तो इसका मतलब अर्थक्वेक मॉडरेट है, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। अगर 5 उसकी रीडिंग आई है, तो इसका मतलब वो मीडियम या फिर हाई उसका जो है उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। बट अगर 7 है या 7 से ज़्यादा उसकी रीडिंग है रिक्टर स्केल पे, तो समझ जाइए वो बहुत ही डेंजरस अर्थक्वेक है। When did a massive earthquake hit भुज गुजरात? गुजरात में भी एक बहुत मैसिव और बहुत ज़्यादा जो है डिजास्टरिंग अर्थक्वेक अकर हुआ था। वो हुआ था 26 जनवरी के दिन, बट 2001 में, और उसका जो है रिक्टर स्केल पे जो उसकी काउंटिंग थी दैट वाज 6.9। तो इसका मतलब एक बहुत मैसिव अर्थक्वेक था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वेदरिंग? वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। ये रॉक है, बट बहुत सालों बाद तक जो है ये अर्थ की गर्मी से, सूरज की गर्मी से, है ना, धूल से, धूप से, प्रेशर से, हीट से, बारिश के कारण ये वीक हो गया और ये अपने आप ही क्रैक हो गया। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इरोशन? इरोशन आप देख ही रहे हो, जब भी जो है अर्थ के ऊपर का मिट्टी पानी अपने साथ बहा के ले जा लेती है, तो उसको हम इरोशन बोलते हैं। कभी कभी ये मिट्टी विंड के द्वारा या फिर आइस के द्वारा भी बहा दी जाती है, बट सबसे ज़्यादा जो इरोशन होता है दैट इज़ डन बाय द वाटर या
What is waterfall? When river falls at steep angle over hard rocks or down a steep valley, that is known as waterfall. Waterfall देखिए, जब उसका जितना वाइड उसका रेंज होगा उतना ही ज़्यादा वाटरफॉल ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. तो हाइट से अगर वाटर नीचे गिरता है तो दैट इज़ नोन एज वाटरफॉल. विच इज़ द हाइस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? वो है एंजल वाटरफॉल जो वेनेजुएला कंट्री में है. What where is Niagara waterfall located? It is located on the border of Canada और US country जो है उनके border पे Niagara waterfall है. Where is Victoria Fall located? Victoria Fall जो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है, जो कि अफ्रीका की कंट्रीज हैं. What is meander? Meander क्या होता है आप पिक्चर में देख सकते हैं. When river enters the plain, it twists and turns and form large bends known as meander. देखिए ये प्लेन के अंदर एंटर कर रही है बट सीधे एंटर नहीं कर रही है, तो कभी ये इन ट्विस्ट और जो टर्न्स हैं, इन ट्विस्ट और टर्न्स को वी कॉल मिएंडर्स. व्हाट इज ऑक्सबो लेक? ऑक्सबो, अगर आपने कभी बैल देखा है तो बैल के नीचे का जो पैर होता है उसको खुर बोलते हैं. जहाँ जहाँ पर भी बैल अपने पैर रखता है तो उधर पे एक जो है हाफ सर्कल तरफ का जो है कुछ निशान पड़ जाता है, उसी को हम ऑक्सबो बोलते हैं. तो ऐसे कुछ लेक्स भी होते हैं. जब मिएंडर अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, सपोज करो पहले ये जो रिवर है इस रास्ते से आ रही थी बट बहुत सालों बाद जो है रिवर ने अपना रास्ता चेंज कर दिया, नाउ स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हियर. तो जो छोड़ा हुआ हिस्सा है उस हिस्से के अंदर पानी रहता ही रहता है. जब जब बारिश होती है तो वो एरिया भर जाता है. तो इस तरह के जो शेप्स होते हैं उन शेप्स को ऑक्सबो लेक्स बोला जाता है. What is flood plain? When river deposits layer of soil on its bank, then it is called flood bank. रिवर बहती है तो कभी कभी जब रिवर में ज़्यादा पानी हो जाता है, फ्लड आ जाता है, तो वो क्या करती है, ज़्यादा जो सॉयल होता है वो हैवी हो जाता है, उसको आगे नहीं कैरी कर पाती है, तो उसको अपने बैंक्स पे ही छोड़ती भी चली जाती है. और वो बैंक्स के किनारे छोड़ने के कारण वो रिवर का जो वो हिस्सा है रिवर के किनारे का वो बहुत प्लेन हो जाता है और वो मिट्टी भी बहुत फर्टाइल होती है. तो उसी प्लेन को, उसी हिस्से को हम बोलते हैं फ्लड प्लेन. यानी फ्लड के द्वारा लाया गया, जो पानी के द्वारा लाया गया मिट्टी है, जिसके कारण नदी के दोनों तरफ प्लेन हिस्सा बन जाता है. वट इज़ लेवीज? लेवीज क्या होता है? द रेस्ड बैंक्स अलॉन्ग द रिवर आर कॉल्ड लेवीज. ये रिवर है, रिवर के दोनों तरफ जो बैंक है, थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा है, उसको हम लिवीज बोलते हैं. अगर लिवीज ना हो तो जो है रिवर का वाटर हल्के से भी फ्लड में आसपास के गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. व्हाट इज अ डेल्टा? व्हेन रिवर अप्रोचेस द सी, द स्पीड ऑफ द रिवर डिक्रीजेस. जैसे ही जो है रिवर सी में मिलने के लिए रेडी होती है तो रिवर क्या होती है, अपनी स्पीड कम कर देती है. अपने आप नहीं कम करती है, एक्चुअली रिवर बहुत दूर से बहती हुई आती है. सपोज करो हम गंगा रिवर की अगर बात करें तो वो जो है हिमालयाज यानी उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद फिर यूपी में बिहार से होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए बेचारी इतना लंबा डिस्टेंस पार करके तब जाके वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है. तो इतना डिस्टेंस कवर करते करते वो अपने साथ बहुत सारा सॉयल आगे ले जाती जा रही है. तो इतना सारा सॉयल वो आगे ले जाते थक जाती है और भारी हो जाती है. तो फाइनली जब वो सी के पास एंटर करने वाली होती है तो अपने साथ लाया हुआ सारा सॉयल वो साइड साइड में छोड़ती भी जाती है. तो और यहाँ पे उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है. किसी भी चीज़ में अगर हम कोई चीज़ मिला देते हैं, सपोज हम आपके कंधे में 10 किलो का सामान रखते हैं, 10 किलो का बैग रखते हैं, फिर आपको चलने के लिए बोलते हैं, फिर उसके बाद जो है 10 किलो और ऐड कर देते हैं, तो आपकी स्पीड और कम होती जाती है ना. तो सेम इज़ विद द रिवर्स ऑल्सो. तो अपने साथ में जो है अपने लाई हुई मिट्टी को वो बैंक्स में छोड़ती भी जाती है. तो उन बैंक्स को हम डेल्टा बोलते हैं. आपको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर जो सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण बना हुआ है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है ना. तो कभी घूमने का अगर आपको चांस मिलता है तो पक्का जाइए आप सुंदरबन डेल्टा को देखने के लिए और अपने आप विटनेस कीजिए कि एक्चुअली डेल्टा कितने बड़े हो सकते हैं. वट इज सी केव? ये दिख रहा है आपको, केव आपने सुना होगा. सी केव क्या होते हैं? द सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स टू डेवलप क्रैक और हॉलोज कॉल्ड सी वेव्स. ये समुद्र के अंदर के कुछ स्टोन्स हैं. अब इन स्टोन्स पे क्या होता है, जो सी की जो वेव्स होती हैं वो तो ऑलरेडी सॉल्टी होती हैं. सॉल्ट की चीज़ किसी पर भी लगती है तो वो क्या करेगी, वहाँ पर उस चीज़ को थोड़ा सा मेल्ट करेगी, गलाने की कोशिश करेगी. और किसी भी चीज़ पे कंटिन्यूसली अगर वाटर पड़ता रहता है तो उस पत्थर के ऊपर या फिर उस चीज़ के ऊपर प्रेशर पड़ता है. और प्रेशर पड़ने से क्या होता है, वो जगह कमज़ोर हो जाती है. और कमज़ोर होते होते कुछ सालों में, बहुत सालों में लगा लो है ना, 1000, 2000, 3000 साल के बाद वो उतना सा एरिया जो है नीचे का हिस्सा जहाँ पर सी वेव्स कंटिन्यूसली हिट कर रही हैं वो हिस्सा टूट जाता है. और जब वो हिस्सा टूट जाता है तो वो नीचे का हिस्सा टूट के गिर जाता है और वो सी वेव्स बन जाती हैं, सी केव्स बन जाती हैं, सॉरी.
वट इज सी आर्क, तो सी आर्क भी वैसे ही बनते हैं। व्हेन दीज हॉलोज बिकम लार्जर, जब ये हॉलोज बहुत बड़े हो जाते हैं, है ना, लगातार जो है सी वेव्स के हिट होने के कारण ये हॉलोज दोनों तरफ से बन जाते हैं। पहले तो क्या था, एक ही तरफ से केप बना था, अब जो है पानी और अंदर जा रहा है, अंदर भी हिट कर रहा है, तो दूसरी तरफ का जो पत्थर है वो भी टूट चुका है, वो भी ख़त्म हो गया। तो इसके बाद आर पार पूरा जो है एक सी आर्क बन गया। ये देखिए ये आर्क, तो इसको हम सी आर्क बोलते हैं। अब स्टैक क्या है? स्टैक देखिए, व्हेन रूफ ऑल्सो ब्रेक ओनली वॉल इज लेफ्ट देन इट इज़ नोन एज स्टैक। अब फिर से पानी जो है, सी वेव जो है इस पे लगातार कंटिन्यूसली वॉर कर रही है, वॉर कर रही है, वॉर कर रही है ना, तो उससे क्या होता है, एक तरफ का जो पूरा जो ये हिस्सा है, ये पोर्शन, ये फिर से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो बस इतना ही पोर्शन रह जाता है। ये देखिए जैसे इसमें रह गया ना, बस एक ही तरफ का पोर्शन रह गया, और केव का आर्क का दूसरी तरफ का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब बह चुका है समुद्र में। और हज़ारों साल बाद ये जो स्टैक है ये भी बह जाएगा, क्योंकि ये भी कितना देर तक किस चोट को ना, सी के जो वेव्स हैं इनकी चोट को ज़्यादा टाइम तक तो ये भी नहीं सह पाएगा, तो आने वाले 1000-2000 साल में ये भी डिसअपियर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल एक वॉल के जैसा जो हिस्सा रह जाता है, दिस इज़ नोन एज स्टैक। सी क्लिफ, द स्टीप रॉकी कोस्ट ऑलमोस्ट वर्टिकली अलॉन्ग द सी इज कॉल्ड सी क्लिफ। सी क्लिफ बहुत डेंजरस दिखते हैं दिखने में, बट ये ब्यूटीफुल भी लग रहे हैं। बिल्कुल एकदम वर्टिकल जो कोस्ट लाइन होती है समुद्र के किनारे की, उसको हम क्लिफ बोलते हैं। वट इज़ ग्लेशियर, द रिवर ऑफ फ्रोजन आइस। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो पूरा रिवर है ये आइस यानी ग्लेशियर बन चुका है, जम चुका है। और जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ का बढ़ेगा तो ये फिर से मेल्ट होगा और रिवर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इट विल स्टार्ट फ्लोइंग अगेन। तो जैसे ही रिवर जम जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो रिवर्स होती हैं माउंटेन्स के अंदर, उनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। व्हाट इज़ ग्लेशियल मोरैन, ग्लेशियल मोरैन क्या होता है? द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर्स लाइक रॉक सैंड डिपॉजिटेड इज मोरैन। ये भी देखिए, ये ग्लेशियर का एक एग्जाम्पल है। ये अपने साथ जब बहा के नीचे लेके आता है, कुछ रॉक्स होते हैं उसमें सैंड होते हैं, तो उनको एक जगह पे जमा कर देता है, तो उसको हम मोरैन बोलते हैं। व्हाट इज़ मशरूम रॉक, मशरूम आप सब लोगों ने पक्का खाया होगा। तो मशरूम का शेप देखिए और रॉक का शेप देखिए, कितनी सिमिलैरिटी है। तो जब डेजर्ट में वो चलता है, विंड चलती है, तो विंड क्या करती है, बहुत ऊपर तक नहीं उड़ पाती है ना, वो नीचे नीचे ज़्यादा तेज़ चलती है। जब नीचे की विंड चल रही होती है तो उस विंड के साथ बहुत सारे सैंड के पार्टिकल्स भी उड़ रहे होते हैं। तो उन सैंड पार्टिकल्स के कारण इस रॉक का जो नीचे का हिस्सा है वो इरोड होता है, घिस जाता है ना। आप किसी भी दो चीज़ों के स्टोन को, या अगर दो चीज़ों को घिसोगे, या चौक को आप ब्लैक बोर्ड पर कंटिन्यूसली रब करोगे, तो चौक भी घिस के छोटी हो जाती है। तो ऐसे ही विंड के अंदर जितने भी सैंड पार्टिकल्स होते हैं, उनके उड़ने के कारण रॉक का जो बॉटम का हिस्सा है वो कंटिन्यूसली हजारों लाखों साल में घिस जाता है, बट ऊपर का हिस्सा उतना ज़्यादा नहीं घिस पाता। तो रॉक की जो शेप है वो मशरूम के आकार की बन जाती है, और ये हजारों लाखों साल बाद ये नीचे का हिस्सा भी पूरा घिस जाएगा और ऊपर का हिस्सा धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। वट इज सैंड ड्यून, ये छोटे छोटे रेगिस्तान में जो सैंड के पहाड़ दिखते हैं आपको, एक पर्टिकुलर बिल्कुल कॉमन शेप बनाते हैं, इनको हम सैंड ड्यून बोलते हैं। व्हेन द सैंड falls and deposited in low hill like structure, then this is known as sand dune. What is loess? When sand is deposited in large area, then it is known as loess. बहुत बड़े एरिया में जब सैंड डिपॉजिट होता है तो उसको हम लोएस बोलते हैं। वेयर आर लार्ज लॉयस फाउंड, चाइना में बहुत बड़े बड़े लॉयस फाउंड होते हैं। लेसन नंबर नेक्स्ट इज लेसन 4, एयर। विच गैस क्रिएट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और व्हीकल फ्यूल्स, उसके कारण हमको ग्लोबल वार्मिंग फील होती है। जब तक हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में फैक्ट्रीज नहीं थी, व्हीकल्स भी नहीं थे, तब तक जो है अर्थ का क्लाइमेट बहुत ही मॉडरेट, बहुत ही अच्छा था। बट जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, लोगों ने इंडस्ट्री स्टार्ट की, उसके बाद जो है पेट्रोल का इन्वेंशन हुआ, तो लोगों ने जो है गाड़ियाँ खरीदनी शुरू की। पहले एक गाड़ी थी, फिर उसके बाद 2 गाड़ियाँ हुई, अब हर घर में जो है जितने पर्सनस होते हैं उतनी गाड़ियाँ होती हैं। इनफैक्ट एक आदमी के पास 10-10 गाड़ियाँ भी हैं। तो ड्यू विद द इंक्रीज इन फैक्ट्रीज, विद द इंक्रीज इन व्हीकल, द ग्रीन हाउस एंड द ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जब हमारी अर्थ धीरे धीरे करके उस अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग।
व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ 78%। उसके बाद ऑक्सीजन है जिसको हम ब्रीद इन करते हैं 21%, आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और अदर गैसेज 0.04% हैं। विच गैस इज यूज बाय द प्लांट्स टू मेक देयर फूड वेरी इजी? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ द अर्थ? फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, जो हमारे अर्थ के बिल्कुल बेस से स्टार्ट होता है और ऊपर 13 किलोमीटर तक होता है। इसमें वेदर भी मिलते हैं हमको, इसमें रेनफॉल इसी एरिया में होती है, फॉग भी इधर ही होते हैं, हिल स्टॉर्म भी इसी ट्रोपोस्फेयर में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद का जो 13 किलोमीटर से ऊपर का जो हिस्सा है जो 50 किलोमीटर तक होता है उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। यहाँ पर कोई क्लाउड नहीं मिलेगा आपको, बट यहाँ पे इसीलिए प्लेन फ्लाइंग के लिए दिस जोन इज मेंट एज अ परफेक्ट जोन। जितने भी प्लेन्स ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे फ्लाई करते हैं वो सीधे फिर स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हैं। इसके अलावा इस लेयर में ओजोन लेयर भी होती है। उसके बाद आता है मीजोस्फेयर जो 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो स्पेस से मीटेरॉइड्स आते हैं वो इस लेयर में आके बर्न हो जाते हैं और वहीं पे आके ख़त्म हो जाते हैं। अदरवाइज वो सारे मीटेरॉइड अगर ये स्फेयर नहीं होता तो अर्थ में आके जलते और अर्थ में जल जल के गिरते, तो जिससे हमारे पृथ्वी पे हम लोगों को नुकसान पहुंचता। नेक्स्ट जो स्फेयर है थर्मोस्फेयर है, 80 से लेके 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। यहाँ पर रेडियो ट्रांसमिशन होता है, जितने भी हमारे नेटवर्क्स वगैरह होते हैं इसी एरिया से रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ के ऊपर आते हैं और जिससे हमको एक दूसरे कंट्री के जितने भी ब्रॉडकास्ट हैं वो सुनाई पड़ते हैं। लास्ट जो स्फेयर है दैट इज़ एक्जोस्फेयर। ये कहाँ तक एक्सटेंड है ये हमको पता नहीं है, क्योंकि अर्थ का जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का डिस्टेंस कोई भी अभी तक फाउंड आउट नहीं कर सका है। तो अपर मोस्ट लेयर जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट होती हैं उनको हम एक्जोस्फेयर बोलते हैं। तो दिस वे सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, thereafter we have exosphere. What is weather? It is hour to hour and day to day condition of any place. किसी भी जगह की हर दिन की जो कंडीशन होती है वेदर की उसको हम वेदर बोलते हैं। सपोज करो सुबह बारिश है, दिन में धूप है, शाम को क्लाउडी है, तो हर टाइम पे मतलब एक ही दिन में 3 अलग अलग प्रकार के फिनोमिना जो है हमको मिल रहे हैं, इसको हम वेदर बोलेंगे। बट क्लाइमेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्लाइमेट का मतलब होता है एवरेज वेदर कंडीशन एक पर्टिकुलर प्लेस की कैसी है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, हम बोलते हैं राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, तो हम बोलेंगे राजस्थान का क्लाइमेट ऑलमोस्ट हॉट है। सिमिलरली अगर हम लद्दाख का क्लाइमेट पूछेंगे तो लद्दाख का क्लाइमेट ठंडा है, क्योंकि जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे ठंड रहती है। सिमिलरली राजस्थान में भी मोस्ट ऑफ द टाइम गर्मी रहती है। बट वेदर अगर हम किसी जगह का पूछना है तो वेदर क्या होता है, आज का वेदर कुछ और हो सकता है, कल का वेदर कुछ और हो सकता है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के वेदर कंडीशन को वेदर बोलते हैं, बट लॉन्ग टाइम पीरियड के वेदर कंडीशन को क्लाइमेट बोला जाता है। विच पार्ट ऑफ द सन्स एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द अर्थ? ये आप देख लीजिए कितने ज़ीरो हैं 2 में, आई कैन नॉट इवन काउंट। तो उसका जो है 1% बस जो है सन की एनर्जी अर्थ को रिसीव होती है, और उसके बावजूद भी फिर हमको इतनी ज़्यादा गर्मी लग जाती है गर्मियों के मौसम में। तो सोचो अगर ये 2% हो जाएगा तो फिर टेम्परेचर तो राजस्थान जैसी जगहों पे तो 100% पहुँच जाएगा, और वहाँ के लोग तो बेचारे जिंदा ही उबलने लग जाएंगे, है ना। तो जो भी कंडीशन जो भी मिल रहा है हमको अर्थ का एनर्जी, वो एकदम अर्थ के लिए परफेक्ट है। What is insolation? Incoming solar energy intercepted by the earth. जो सोलर एनर्जी हमको मिलती है वो अर्थ कितना उसको रिसीव करती है उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। What is thermometer? It measures the temperature. जब हम बुखार में आज तड़प रहे होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमारा टेम्परेचर जांच करने के लिए थर्मोमीटर लगाता है हमारे मुंह में, है ना, तो या हमारी बॉडी में, उसको थर्मोमीटर बोलते हैं। व्हाट इज़ बैरोमीटर? इट मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के ऊपर कौन सी जगह पे कितना ज़्यादा प्रेशर बन रहा है एटमॉस्फेयर का, उसको मेजर करने के लिए वी यूज़ बैरोमीटर। व्हाट इज़ रेन गॉज? रेन गॉज क्या होता है? इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल। ये एक कंटेनर के जैसा होता है, जैसे बारिश होती है तो साइंटिस्ट लोग उसको बाहर आंगन में रख देते हैं, और जितना उस में 1 घंटे में पानी भरता है उस पानी को मेज़र करके तब वो बताते हैं कि इस एरिया में 50 मिलीमीटर बारिश हुई या 100 मिलीमीटर बारिश हुई। तो रेन गॉज से क्या करते हैं, रेनफॉल को मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ रेनफॉल को। व्हाट इज विंड केन? ये देखिए जो चारों तरफ घूमता है, तो इससे पता चलता है विंड की डायरेक्शन कौन सी तरफ चल रही है। तो दिस मशीन इज नोन एज विंड केन।
व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर? टेम्परेचर को किस चीज़ में नापते हैं? अगर आपको बुखार आता है, हम बोलते हैं आपको 1 किलोमीटर बुखार है या फिर 4 किलोग्राम बुखार है। आपका जो बुखार नापने की इकाई होती है, यूनिट होती है, दैट इज़ डिग्री सेल्सियस। और इसको जो इन्वेंट किया था वो एंडर्स सेल्सियस ने किया था, इसलिए उनके नाम पे इसका नाम सेल्सियस भी पड़ा हुआ है। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर कौन से पॉइंट पे फ्रीज होता है? वो है 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हो जाएगा वैसे ही पानी जमना स्टार्ट हो जाएगा। और व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री होगा वैसे ही अर्थ का पानी एकदम बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द एयर प्रेशर ऑन द मून? मून पे कौन सा एयर प्रेशर है? आंसर है देयर इज नो एयर ऑन द मून, सो नो एयर प्रेशर। व्हाट इज एयर प्रेशर? अब एयर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। देखिए हमारे चारों तरफ हमने जैसे बताया था 78% नाइट्रोजन है और इसके अलावा बहुत सारी और गैसेज हैं। तो गैसेज का कुछ ना कुछ वेट तो होता ही है ना। कोई भी वर्ल्ड में ऐसी चीज़ नहीं है जो वेटलेस है, हर चीज़ का वेट होता है। बट ये है कि किसी का वेट हमको ज़्यादा फील होता है, किसी का वेट हमको कम फील होता है। बट जो है इतने बड़े अर्थ के ऊपर इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, तो और इतने बड़े एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एयर का भी वेट है। और उसी एयर के वेट के ऊपर वेट जब हमारे ऊपर प्रेशर डालता है तो या अर्थ के ऊपर प्रेशर डालता है तो उसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं। व्हाट इज़ द फीचर ऑफ एयर? एयर का फीचर क्या है? लाइट एयर राइजेस अप। जब एयर लाइट होती है तो वो हमेशा ऊपर की तरफ उड़ती है। जैसे आपने बलून्स देखे होंगे, बलून भी लाइट वेट के हो जाते हैं तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ उड़ते हैं। एंड हैवी एयर सिंक्स। हैवी एयर्स जो होती है जो हमेशा नीचे की तरफ झुकती है ना, ये तो ऑब्वियस ही है। कोई भी चीज़ हैवी होती है तो हमेशा नीचे की तरफ ही आती है। एंड इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, इसका मतलब वहाँ की एयर हल्की हो जाएगी और वो हमेशा ऊपर की तरफ उठेगी। एंड क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया, और उस जगह को जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देगी, है ना। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है और सारी हवा जो है खुश होकर ऊपर की तरफ उड़ गई है और नीचे तो कोई एयर ही नहीं बचा, तो वहाँ पर एयर का प्रेशर कम पड़ रहा है, इसलिए उसको लो प्रेशर एरिया बोलेंगे। और वाइस वर्सा सेम चीज़ उन जगह के लिए है जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर है तो इसका मतलब वहाँ की एयर हैवी है ना, उस एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, पानी है। तो पानी ज़्यादा होने के कारण वो एयर हैवी होती है। ठंड में देखा होगा आपने, है ना, हमारे चारों तरफ जो है थोड़ा थोड़ा हमको जो है ठंड फील होती है क्योंकि एयर में भी वाटर होता है। तो जहाँ पर ठंडे एरिया होंगे वहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, क्योंकि हवा क्या रहती है बेचारी, नीचे ही रहती है, ऊपर नहीं उड़ पाती है। What is wind? The movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. Wind हमेशा जो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ ही उड़ती है, उसको हम विंड बोलते हैं। एयर तो चारों तरफ हमको दिख नहीं रही है, बट जैसे ही एयर हल्का सा मूवमेंट करना शुरू कर देती है तो उसको हम विंड बोलते हैं। विंड आपको तब दिखाई देता है जब हमारे छत में सुखाए हुए कपड़े उड़ने लग जाते हैं, बाहर खड़े होते हैं तो हमारे कपड़े और बाल उड़ने लग जाते हैं, या फिर पेड़ों के पत्ते हिलने लग जाते हैं, तो हम बोलते हैं हवा चल रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बाकी समय में हवा नहीं चल रही है, हवा तो है, बट थोड़ा सा उसका मूवमेंट का डिफरेंस रहता है। कभी वो कम मूवमेंट में रहती है, कभी वो ज़्यादा मूवमेंट में रहती है। जब वो ज़्यादा मूवमेंट में रहती है तब हम उसको विंड बोलते हैं। वट आर वेरियस टाइप्स ऑफ विंड? एक होते हैं परमानेंट विंड, दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द एयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। परमानेंट विंड जो होते हैं वो साल भर रहते हैं, यानी 12 महीने रहते हैं, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में साल भर जो है चलते रहते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टरलाइज है और ईस्टरलाइज है। ये 3 प्रकार के जो विंड है वो साल भर चलते हैं। नेक्स्ट है सीजनेबल विंड्स, दीज चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। सपोज करो जाड़ों में ये जो है वेस्ट की तरफ उड़ रहे हैं और गर्मियों में ये ईस्ट की तरफ उड़ रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर सीजन में ही चलते हैं, इसलिए इनको हम सीजनेबल विंड्स बोलते हैं। जैसे इंडिया के अंदर मानसून विंड्स हैं, ये जाड़ों में चलते हैं, नहीं, मानसून विंड आपके जून जुलाई अगस्त सितंबर में चलते हैं, इनको हम सीजनल विंड्स बोलते हैं। लोकल विंड्स कौन से होते हैं? दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर। ये साल के किसी एक पर्टिकुलर डे में या फिर पर्टिकुलर थोड़े से समय के लिए चलती हैं, ऐसे विंड्स को हम लोकल विंड्स बोलते हैं। इससे एग्जाम्पल है लैंड या सी ब्रीज, लू, हॉट और ड्राई विंड ऑफ नॉर्थ इंडिया। गर्मियों में देखा होगा आपने, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हवा चलती है, तो बहुत तेज़ हमको जो है गर्मी के थपेड़े अपने मुंह पे फील होते हैं। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होता है, साउथ इंडियन लोग का तो पता नहीं हमको वहाँ कैसा रहता है क्लाइमेट। तो नॉर्थ इंडिया में गर्मियों में लू चलती है, तो दैट इज नोन एज द लोकल विंड।
व्हाट इज़ मॉइस्चर? मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप लोग यूज़ करते हैं, है ना, तो वो वाला मॉइस्चर ही है ऑलमोस्ट ये। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स मॉइस्चर। जब जो है अर्थ के सरफेस के ऊपर जितना भी पानी होता है वो सन की हीट के कारण इवेपोरेट होता है। जैसे हम पानी गर्म करते हैं ना चाय बनाने के लिए, तो जब पानी थोड़ा देर तक अगर हम नहीं देखेंगे और आपने एक गिलास पानी चढ़ा के रखा होगा तो कुछ टाइम बाद वो पूरा का पूरा पानी जो है ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो गया है। तो सिमिलरली हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी लेक्स ओशियन सी हैं वो उसका पानी भी इवेपोरेट होता रहता है, और जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है तो उसी को हम मॉइस्चर बोलते हैं, क्योंकि सारा पानी कहीं जाके तो ख़त्म हो रहा है ना। कहाँ जा रहा है? वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। वट इज़ ह्यूमिडिटी? मॉइस्चर इन द एयर एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। वैसे तो हमारे एयर में हमेशा ही ह्यूमिडिटी रहती है, बट कभी कभी किसी पीरियड में जो है ये ज़्यादा फील होती है, तो उस टाइम को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। वट आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल? साइक्लोनिक रेनफॉल है, रिलीफ रेनफॉल है, और कन्वेक्शनल रेनफॉल है। दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल। Now lesson number 5, water से related very important question we are going to read now. What is terrarium? It is a small artificial enclosure for keeping small house plants. आप लोगों ने घरों में देखे होंगे मछलियों को, फिश को रखने के लिए एक्वेरियम होते हैं ना, तो सिमिलरली प्लांट्स को भी घर के अंदर रखने के लिए नकली एक जो है टेरेरियम बनाते हैं, ग्लास का होता है। Next is, what is water cycle? The process by which water continuously changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land is known as water cycle. अब इसको साइकिल क्यों बोलते हैं? आप लोग साइकिल चलाते हैं, उसमें टायर देखते हैं ना, टायर का कोई एंड नहीं होता, वो गोल गोल एक पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट करता है, उसके बाद फिर घूम के फिर उसी जगह पे वापस आ जाता है ना, तो उसी चीज़ को हम साइकिल बोलते हैं। तो वाटर साइकिल क्या होता है? देखिए मैं आपको इस डायग्राम की हेल्प से आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट बेटर। ये जो ओशन है या फिर जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, वो वाटर बॉडीज़ के ऊपर सन कंटिन्यूसली जो है अपनी हीट देता रहता है। उस हीट के कारण ये ओशन बॉडीज़ का जो पानी है वो गर्म हो जाता है। जैसे वो गर्म होता है तो पानी जो है इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, मतलब जो है वो भाप बन के ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और जैसे ही ऊपर भाप बन के जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाके ये जो इवेपोरेशन है, ये जो पानी के जो बूंदें हैं ये इकट्ठा हो जाती हैं। इकट्ठा होने के बाद जो है वो कंडेंस हो जाती हैं। कंडेंस का मतलब जम जाती हैं और वो क्लाउड फॉर्म कर लेती हैं। बहुत सारे वाटर के बॉडीज़, वाटर ड्रॉपलेट्स जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़े बड़े क्लाउड फॉर्म करते हैं। और जब वो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, फिर वो भारी होने शुरू हो जाते हैं। अब इतना भारी हो जाते हैं कि वो बेचारे इकट्ठे रह नहीं पाते हैं, तो उसके बाद जो है वो प्रेसिपिटेशन करते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब अपने बादल के अंदर जितना भी पानी था ना, उस पानी को रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। तो वो पानी फिर से कहाँ पे बह के आता है? अर्थ के ऊपर आता है ना। तो अर्थ के ऊपर आता है तो फिर वो पानी फिर से वाटर बॉडीज़ के अंदर चला जाता है, और वाटर बॉडीज़ के अंदर से फिर इवेपोरेशन होता रहता है। तो ये जो है गोल 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 प्रोसेस हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को वी कॉल इट वाटर साइकिल। व्हाट आर द मेजर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर के हैं? रिवर है, पॉन्ड है, स्प्रिंग और ग्लेशियर। बस इन्हीं जगहों का जो वाटर है विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। व्हाट इज सैलिनिटी? सैल का मतलब, साल्ट का मतलब सॉल्ट होता है, तो सैलिनिटी क्या होती है? सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर। रिवर वाटर में सैलिनिटी नहीं होती है, बट सी वाटर में सैलिनिटी होती है। तो वट इज़ एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन? ओशियन की एवरेज सैलिनिटी 30 ग्राम होनी चाहिए, यानी 1000 ग्राम में 1 लीटर पानी में 35 ग्राम अगर सॉल्ट है तो वो सॉल्ट वो ओशियन की एवरेज सैलिनिटी है। विच सी हैज़ द हाइएस्ट सैलिनिटी? कहाँ पर है ये? डेड सी है, इजराइल में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सैलिनिटी आपको देखने को मिलेगी। व्हेन वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड? दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। वट आर वेव्स? वेव्स क्या होती हैं? व्हेन द वाटर ऑन द ओशन सरफेस राइजेस एंड फॉल्स ऑल्टरनेटली। जो ओशन सरफेस का जो वाटर होता है ना, वो जो है कंटिन्यूसली जो है मूवमेंट करता ही रहता है। आप समुद्र किनारे कभी अगर बीच में घूमने गए हैं, अगर नहीं भी गए हैं तो मूवीज़ या फिर टीवी में तो पक्का देख रखा होगा, है ना। तो जो वेव्स होती हैं कंटिन्यूसली बीच के ऊपर आती रहती हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आ गई तो उसके बाद फिर उसने रेस्ट ले लिया और फिर 12 घंटे बाद आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक वेव आती है, फिर वो पीछे की तरफ चली जाती है, फिर नेक्स्ट वेव आती है, तो कंटिन्यूसली वेव्स का मूवमेंट चलता ही रहता है। इसी को हम वेव्स बोलते हैं।
वट इज सुनामी? सुनामी क्या है? इट इज़ अ जापानीज वर्ड है, इसके नाम से पता चल ही रहा है वैसे भी। व्हेन ह्यूज टाइडल वेव्स जनरेट ड्यू टू ओशन अर्थक्वेक। अब जैसे अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक आता है तो उसके ऊपर जितने भी मकान, बिल्डिंग्स, रोड वगैरह रहते हैं वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो सिमिलरली ओशन के ज़मीन के जो नीचे भी तो अर्थक्वेक आता है, और उसके नीचे जब अर्थक्वेक आता है तो उसके ऊपर तो कोई बिल्डिंग नहीं होती है, तो क्या हिलेगा? तो ऑब्वियसली उसके ऊपर का वाटर हिलता है। और जब वो पूरा वाटर हिलता है तो अपने आसपास के कोस्टल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा तबाही मचा देता है ना, तो उसी को हम सुनामी बोलते हैं। नॉर्मली तो जो सी वेव्स होते हैं वो हल्के होते हैं, पर जब सुनामी आता है तो सी वेव्स बहुत 1000 मीटर्स हाई हो जाते हैं, और इतने हाई हो जाते हैं कि उसके आसपास के किनारे अगर 25, 30, 40 मंजिला बिल्डिंग है तो वो उसको भी डुबा सकनी, उसको भी मतलब सबमर्ज यानी डुबाने की कैपेसिटी रखता है। What are tides? The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide। जो है दिन में 2 बार ही आते हैं। जैसे हमने बोला था वेव्स तो कंटिन्यूसली दिन हो या रात हो 24 घंटे और 365 डेज में आते ही रहते हैं, बट जो टाइड्स होते हैं वो दिन में 2 बार अकर होते हैं। वट कॉजेज द टाइड? टाइड कॉज होने के क्या रीजन है? द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज टाइड। अब आपको पता है जब अर्थ घूम रहा है तो अर्थ के एक तरफ सन आ जाता है, कभी कभी अर्थ के एक तरफ मून आ जाता है ना। सन तो एक तरफ रहता ही रहता है, तो सिमिलरली मून भी कभी कभी एक तरफ हो जाता है। तो दोनों तरफ से जब जो है मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, और सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, तो अर्थ तो उनकी तरफ नहीं खींच पाती, पर अर्थ के ऊपर जो वाटर रहता है वाटर में हलचल हो जाती है, वाटर खींचता है। जब वाटर खींचता है तो वाटर में बड़ी बड़ी वेव्स बन जाती है, उन्हीं वेव्स को हम टाइड बोलते हैं। वट इज स्प्रिंग टाइड? स्प्रिंग टाइड क्या होता है? व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ दे आर इन द सेम लाइन ड्यूरिंग फुल एंड न्यू मून डे द टाइड्स आर हाईएस्ट। स्प्रिंग टाइड में क्या होती है? बहुत हाई टाइड आती है, कहने का मतलब बहुत बड़ी बड़ी टाइड जो है आपको समुद्र के किनारे देखने को मिलेगी। कब कब होता है ये? फुल मून डे पे और न्यू मून डे पे होता है। वट इज नीप टाइड? स्प्रिंग टाइड का जो बिल्कुल अपोजिट है उसको हम नीप टाइड बोलते हैं। व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन। जब सी शोर पे आया हुआ पानी बिल्कुल पूरा ख़त्म होके पीछे की तरफ चला जाता है तो उसको हम नीप टाइड बोलते हैं। हाउ डज हाई टाइड हेल्प? हाई टाइड किस चीज़ के लिए हेल्प करेंगे? दे हेल्प इन नेविगेशन, मतलब समुद्र में जो बोट्स चल रही होती हैं, शिप चल रही होती हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है ना। जब आप जो है पेपर बोट चलाते हैं, आप बकेट के ऊपर चलाते हैं ना, बकेट के ऊपर पानी भर देते हैं तो उसके ऊपर आप अपना पेपर बोट रखते हैं, तो आप हाथ से थोड़ा सा पानी को मूवमेंट करके हिलाते हैं तो आपकी शिप भी बहुत तेज़ तेज़ चलने लग जाती है। तो सेम प्रोसेस इज़ विद दिस हाई टाइड ऑल्सो। हाई टाइड तो नेचुरली अकर हो रहा है, तो ऐसे समय में अगर कोई शिप सेल कर रहा है तो बेचारा तो अपने आप ही समुद्र के किनारे बिल्कुल लैंड हो जाएगा, मस्त जो है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा, इट हेल्प्स इन फिशिंग एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और जब हाई टाइड समुद्र के किनारे बहुत ज़्यादा आती हैं तो समुद्र के बीच की जितनी भी फिश होती हैं वो टाइड के साथ साथ समुद्र के किनारे आ जाती हैं, तो मछुआरों को जो है उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है और उनको फिश पकड़ने में हेल्प होती है। नेक्स्ट है, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, टाइडल एनर्जी ये बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा ये टर्म। तो नाउ अ डेज पीपल आर ऑल्सो ट्राइंग टू बिजली से, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई है, कोल से जनरेट हो गई है, अब तो टाइडल एनर्जी भी लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाई टाइड से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है। What is ocean current? These are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. वाटर के ऊपर जो है कुछ स्ट्रीम्स होती हैं, कुछ धाराएं होती हैं जो कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहती हैं, तो उन्हीं को हम ओशन करेंट्स बोलते हैं। वेयर डज वार्म करंट ओरिजिनेट? ओशन के ऊपर वार्म करंट कहाँ मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे इक्वेटर के पास, उसको लेब्राडोर करंट भी बोलते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। तो इक्वेटर के पास सन रेज बहुत तेज़ पड़ती हैं, इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन में आपको वार्म करंट मिलेंगी। तो उसका अपोजिट है बिल्कुल, कोल्ड करंट आपको कहाँ मिलेगी? पोलर रीजन में, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में आपने देखा होगा सन रेज बहुत कम पड़ती हैं, तो वहाँ पे ठंडा एरिया रहता है, तो वहाँ की जो टाइड्स रहेंगी वो भी ठंडी रहेंगी या करंट भी ठंडी रहेंगी। इसका एग्जाम्पल है गल्फ स्ट्रीम। दीज आर द एग्जाम्पल्स।
नेक्स्ट लेसन है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। लेसन नंबर 6, व्हाट आर 3 कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब होना चाहिए कोई भी चीज़ जो हरी हो, है ना, मतलब वेजिटेबल से रिलेटेड। तो जितने भी ट्रीज, प्लांट, श्रब्स हैं उन सब को हम कंबाइनली वेजिटेशन बोलते हैं। और नेचुरल का मतलब तो सारे वेजिटेशन ऑब्वियसली नेचुरली होते हैं। आर्टिफिशियल तो बस हम पेपर के फ्लावर बना सकते हैं, पेपर के प्लांट्स बना सकते हैं, उसमें आप न प्राण डाल सकते हो न उनमें जो है खुशबू डाल सकते हो। तो जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो बस नेचर ही बना सकती है। तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं देखिए। वी हैव 6 वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। एक होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जो ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं बट वो हमेशा हरे होते हैं। और दूसरा भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है बट वो डेसिडियस है। डेसिडियस का मतलब होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में गिर जाते हैं। ओके, तो ट्रॉपिकल में एवरग्रीन भी फॉरेस्ट होते हैं और ट्रॉपिकल में डेसिडियस भी होते हैं। ट्रॉपिकल मत का मतलब इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे का जो एरिया होता है उसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं। नेक्स्ट जो फॉरेस्ट है वो है टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब इक्वेटर के बाद का जो एरिया आता है जो ना बहुत गर्म होता है ना बहुत ठंडा होता है, उसको हम टेम्परेट रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं और टेम्परेट में डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं। डेसिडियस का मतलब होता है द ट्रीज विच शेड्स देयर लाइफ, जो अपने पत्तों को गिरा देती हैं, पतझड़ जो समझ आता है ना आपको, वही चीज़। नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। एक सी है, आपने सुना होगा, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच का जो कुछ पोर्शन है वहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। तो उस सी के चारों तरफ का जो हिस्सा है वहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं उसको हम मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट बोलते हैं। और लास्ट जो फॉरेस्ट है दैट इज़ कोनी फॉरेस्ट। कोनी फॉरेस्ट का मतलब होता है कोन के शेप का। कोन कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। आप आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम की जो कोन होती है उसी को हम कोनी फॉरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की जो ट्रीज होती हैं वो भी कोन की शेप की होती हैं। ये ठंडे एरियाज में मिलते हैं ये फॉरेस्ट। तो दीज आर 6 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। वट आर द फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं। ये ट्रॉपिक्स के नज़दीक मिलते हैं। मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है वो इक्वेटोरियल एरिया है। Please subscribe our channel, that is Wow Education, so that we can bring more informative videos for your career and for your jobs. और इसके कंटिन्यूशन के लिए बाकी जो फर्दर वीडियोस हैं उनको देखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब वाव एजुकेशन।